इटली के वीनस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह शिप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जब से माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा प्रॉफिट होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बेसोनियो उसके पास आता है। उसे कुछ लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वह बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय शिप्स पर लगे हुए थे, इसलिए वह लोन नहीं दे सकता था। लेकिन उसने बेसोनियो से कहा कि वह एक और साहूकार से लोन ले ले और वह गारंटर बन जाएगा। बेसोनियो इसके लिए राजी हो गया। उधर बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। पोर्शिया को बेसोनियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नरेसा को बताती थी। नरेसा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इधर वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बेसोनियो को साइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। साइलॉक को एंटोनियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंटोनियो भी साइलॉक की बेइज्जती करता रहता था, क्योंकि साइलॉक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को लोन दिया करता था और एंटोनियो का बिजनेस खराब करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस वक्त एंटोनियो को साइलॉक की ज़रूरत थी। साइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने इसके लिए मना कर दिया। फिर भी साइलॉक ने बेसोनियो को लोन देने को राजी हो गया, लेकिन उसने एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे साइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसोनियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो मान गया। फिर साइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और उस पर एंटोनियो से हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद साइलॉक ने बेसोनियो को लोन दे दिया। साइलॉक की बेटी जेसिका अपने पिता से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लॉरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका भेष बदलकर लॉरेंजो के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। बेलमोंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया था। पोर्शिया के पिता ने 3 कास्केट बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई सही कास्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन यह गलत चुनाव था। इसके लिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से ना हो सकी। वेनिस में साइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है तो वह एंटोनियो से और भी नाराज हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो की शिप समुद्री तूफान में नष्ट हो चुके हैं। साइलॉक यह सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब एंटोनियो अपना लोन नहीं चुका सकता था। बेसोनियो अपने एक दोस्त ग्रेशियानो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ता है। बेलमोंट में एरागन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कास्केट चुना, जो कि फिर से एक गलत चुनाव था। तभी बेसोनियो भी पोर्शिया के यहाँ आ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बेसोनियो कास्केट न उठाए। लेकिन बेसोनियो ने तांबे का कास्केट चुना और यह सही चुनाव साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी समय ग्रेशियानो ने भी नरेसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग डबल मैरिज के लिए रेडी हो गए और दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई।
शादी में जेसिका और लॉरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पति बेसोनियो को एक रिंग देती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसोनियो भी उसे वचन दे देता है। तभी उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए हैं और अब वह साइलॉक को लोन वापस करने में असमर्थ हो गया है। अब साइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बेसोनियो और बाकी लोग यह खबर सुनकर डर जाते हैं। बेसोनियो और ग्रेशियानो जल्दी से वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नरेशा भी मर्दों का भेष बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। वेनिस में बहुत से लोग साइलॉक से कहते हैं कि एंटोनियो के साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलवाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बेसोनियो ने कहा कि वह लोन का दुगना पैसा चुकाने को रेडी है, लेकिन साइलॉक इसके लिए नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलावा भेजा ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्शिया, जो कि मर्द के भेष में थी, वहां लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने भी साइलॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन साइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखा। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार साइलॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार तो है। यह सुनकर साइलॉक खुश हो गया। उसने अब लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही साइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने के लिए आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। साइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की ओर देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर साइलॉक के होश उड़ गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसोनियो का पैसा लेने के लिए रेडी है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक सिटीजन की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनाहगार है और बतौर सजा साइलॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी पड़ेगी और बाकी आधी राज्य को, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सजा होगी। यह सुनकर साइलॉक सबसे माफ़ी मांगने लगता है। ड्यूक कहता है कि उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए वह तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने इसके लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और अपने दामाद लॉरेंजो के नाम कर देगा, जो उसकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलेगी, और दूसरी कि वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाएगा। साइलॉक ने दोनों शर्तें मान ली और वहां से चला गया। बेसोनियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फीस के रूप में वह अपनी रिंग दे दे। बेसोनियो ने मजबूर होकर अपनी रिंग दे दी। नरेसा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी हुई थी, उसने भी फीस के रूप में ग्रेशियानो से रिंग मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नरेसा अपने घर बेलमोंट लौट गई। अगले दिन बेसोनियो और ग्रेशियानो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नरेसा ने उन दोनों से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मज़े लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नरेसा उसकी क्लर्क, और रिंग्स उनके पास ही थी। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज सही सलामत वापस आ गए थे। उनके डूबने की खबर झूठी थी। अगले दिन सबने
बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया।